नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पूर्णिमा बोहरा आपको आज ये बताने जा रही हूँ कि मुख्यमंत्री के गृह नगर यानी जोधपुर में कोविड पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसी सुविधा है चिकित्सा में और क्या स्थितियाँ हैं जोधपुर की। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है। मैं अपने परिजनों के लिए अस्पताल गई और बराबर मैं उनके साथ थी। ऐसे में मैंने छोटी से छोटी चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए जिस तरह से विभाग से लड़ी हूँ वो मैं ही आपको बता सकती हूँ कि क्योंकि मैंने इसको इन जो लचर व्यवस्था जो चिकित्सा की जोधपुर में चल रही है, मैं उसको आपको आज बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चले कि मुख्यमंत्री के गृह नगर में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है। जो कोविड पीड़ितों को के लिए पैसा दिया जा रहा है, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। शुरुआत करती हूँ मैं पहले दिन से, जहाँ हमने अस्पताल का जो है वहाँ कदम रखा और क्या स्थितियाँ थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड के चलते हालांकि मैंने अपने भाई को खोया है और मेरे पिता अभी भी एम्स में भर्ती हैं। उनको एम्स में पहुंचाने के लिए मैंने एडी से चोटी तक जोड़ लगा दिया। मैं सबसे पहले दिन से शुरुआत करूंगी और आप खुद देखिए कि क्या क्या मैंने नहीं फेस किया हो। एक मीडिया में होने के नाते मैंने ये सब फेस किया है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी वो आप मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले 2 तारीख को मेरी सिस्टर और मेरी मदर जो है कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुई थी। उन्होंने बुखार के चलते उन्होंने अपना जांच करवाई और 2 तारीख को वो पॉजिटिव आए। और इस दरमियान मेरे भाई जो हमारे घर से ऐसे अलग रहता है, उनका परिवार, वहाँ पर भैया को बुखार चल रहा था। 2 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद करीबन 5 से 6 तारीख को मेरे भी फादर की, जो हम लोग साथ रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हुई। 6 तारीख को भैया को बुखार के चलते भतीजा और भतीजी जो है वो उनको हॉस्पिटल ले गए। सबसे पहले वो एम्स ले गए, लेकिन एम्स में जो है बेड खाली नहीं होने के चलते उनको वहाँ से बेरंग रवाना कर दिया गया। तो प्रोटोकॉल के चलते, क्योंकि कोविड के लिए जो अस्पताल MGH ही यहाँ पर जो है MGH में उनको रेफ़र किया गया था, क्योंकि जो कोविड अस्पताल MGH को ही बनाया गया था उस वक्त। तो भतीजी जो है वो मेरे भैया को रात को 11-12 बजे करीब कोविड अस्पताल जो MGH है उसमें लेकर गए और वहाँ पर उनका एक्सरे हुआ और हाथों हाथ भर्ती कर लिया गया। नेक्स्ट डे की बात बताती हूँ मैं आपको। सेकेंड डे वहाँ पर जो है वार्ड में भैया टॉयलेट के लिए गए और वहीं पर गिर गए। यानी उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो वहाँ पर टॉयलेट के लिए गए और गिर गए और उनको हाथों हाथ CCU शिफ्ट किया गया। इतने में पापा की तबीयत ख़राब हुई, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और मैं उनको लेकर 7 तारीख की रात को MGH पहुंची। कारण ये रहा MGH पहुंचने का, क्योंकि कोविड अस्पताल वही था तो हमको MGH जाना पड़ा, बाकी जगह बेड खाली नहीं। और दूसरी बात, प्राइवेट अस्पताल जो है कोविड अस्पताल घोषित नहीं किए गए थे। परेशानियाँ हमारी यहाँ से शुरू होती है। आप सुनिएगा, लगातार सुनिएगा कि मैंने क्या क्या फेस नहीं किया। 7 तारीख को पापा को मैं MGH लेकर जाती हूँ रात को। सबसे पहले उनकी, क्योंकि कारण ये था कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम था। मैंने कॉल किया एम्बुलेंस को, लेकिन एम्बुलेंस जो है उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं। एम्बुलेंस ने बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस नहीं है। जो कॉल हमने कंट्रोल रूम किया था, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस नहीं है, क्या मरीज अस्पताल तक पहुँच जाएगा, ये स्थिति है। मैंने कहा सैचुरेशन 84 है और स्थितियाँ गंभीर है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिस्क उठाते हुए 84 सैचुरेशन में एम्बुलेंस में MGH पहुँचे। वहाँ पर जो टिकट वगैरह बनाकर और उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेरे पिताजी जो है ऑलरेडी पल्मोनरी पेशेंट, उनका लंग्स जो है 30 से 40% के बीच काम कर रहा है और 7 साल से इसका इलाज चल रहा है। ये बात मैंने MGH में बताई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पहले से भी ऑलरेडी कोई पेशेंट हो या नया कोरोना पॉजिटिव हो, उनको एक ही तरह ट्रीट कर दिया जाता है। उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड ऐसे कि वहाँ पहले से जिनका लंग्स कमज़ोर हो तो उनको संक्रमण से बचाने के लिए बहुत फैसिलिटी देने वाली तो बात कही गई, लेकिन उसी संक्रमण में उनको डाल दिया गया। बेड शीट गंदी, हर जगह ब्लड, और जो है सिरिंज वगैरह भी आंगन में पड़ी हुई। और जो बाथरूम की स्थिति देखो तो बाथरूम गंदे, बाथरूम में कम्बोर्ड तक नहीं कि पेशेंट, क्योंकि मेरे पापा नीचे नहीं बैठ सकते तो कम्बोर्ड तक की फैसिलिटी नहीं।
मेरी स्थिति थी कि पापा को कोरोना तो है ही, लेकिन बाकी संक्रमण से बचाना मेरी पहले जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका जो लंग्स कम होने की वजह से संक्रमण से उनको दूर रखना पड़ता है। इधर भैया सीसीयू में थे और मैं पापा को एडमिट करवा के मैं भैया के पास गई। भैया की बात चल रही थी कि वो हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो लगाया जाए, और उनको वो, क्योंकि स्थितियाँ उनकी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। भैया को हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो लगाया गया, पूरा वेंटिलेटर पे करीब करीब ले लिया गया। मैं पूरी रात भैया के साथ थी। कारण ये रहे क्योंकि वहाँ एक भी जो है चिकित्सा विभाग की तरफ से सीसीयू में अटेंडेंट नहीं है। बाई चांस जो मास्क हट जाता है उसको लगाने के लिए या क्या स्थितियाँ वहाँ मरीज की है वो जांचने के लिए एक भी अटेंडेंट वहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ गए सारे के सारे जो है, मतलब कर्मचारी, क्यों कोविड में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई। एकमात्र अस्पताल जो एमजीएच, उन्होंने उस वक्त, मैं 7 तारीख की बात कर रही हूँ, उस वक्त एमजीएच जो है एकमात्र कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, वहाँ पर भी इन लोगों ने पूरी व्यवस्था नहीं की थी। एक भी अटेंडेंट सीसीयू में नहीं। बाहर जो कैबिन बना हुआ है वहाँ डॉक्टर्स की टीम और जो भी है नर्सिंग स्टाफ की टीम है, लेकिन जो सीसीयू में जहाँ मेन ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा भी मास्क हट जाए या जो भी स्थितियाँ बनती है, ऐसे में उसको अटेंड करने के लिए एक भी अंदर अटेंडेंट नहीं था। सिर्फ जो है मैं मेरे भैया के लिए, मैं और भतीजी जो है, कभी मैं भैया के पास बैठती, कभी भतीजी, ये चीज़ जो है हम लोगों ने फेस की। निकला 7 तारीख का दिन। मेरी कोशिश ये थी कि मैं पापा को कैसे भी एक साफ़ जो वार्ड में या जो साफ़ सफाई का रूम या जिसमें एक बाथरूम ढंग का मिल जाए वहाँ शिफ्ट करूँ, क्योंकि पापा की जो है सैचुरेशन कम हो रही थी ऐसे में, और मेरे को ये डर था ही कि और दूसरा संक्रमण लग गया तो स्थितियाँ और बिगड़ती जाएगी। तो मैंने जो है बाकी बात करके प्रशासन से, और इस मनोज लाखोटिया जी जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे, उनसे बात की कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे पापा के जो है लंग्स की प्रॉब्लम है और आप उनको एक साफ़ वार्ड दे दें। तो उन्होंने साफ़ बेड का तो बोला कि इससे अच्छा है कि आप एमजीएम शिफ्ट हो जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर एमडीएम में अगर ये सुविधा है तो मैं एमडीएम शिफ्ट होने को तैयार हूँ कि हाँ, नया बिल्डिंग बनी है और नया वार्ड है 20 बेड का, तो मैं आपको एमडीएम शिफ्ट कर दूंगा। ये बात है करीबन 9 तारीख की। लेकिन मैं 8 तारीख की रात की आपको बता दूँ कि 8 तारीख रात जो मैंने सीसीयू में भैया के साथ निकाली है, मैं पास में जो उनके बेड पे सो रहे हैं दूसरे मरीज, वो अपना मास्क हटाए जा रहे हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। मैं बार बार उठ के खड़ी होती हूँ और मैं वहाँ के डॉक्टर्स को आवाज़ लगाती हूँ कि पास वाला पेशेंट से उनका मास्क हट रहा है नींद में, आप उसको अटेंड करिए। बार बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन उनके वहाँ से कोई अटेंडेंट नहीं है कि हम दूसरे मरीजों को संभाल रहे हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है। मान लिया स्टाफ नहीं है, लेकिन जब इतने मरीज हैं तो वहाँ बाकी स्टाफ को वहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जो है मरीज वहाँ रहते हैं। लेकिन एक भी अटेंडेंट नहीं होने की वजह से वो मरीजों की जान पर बनाती है। तो जो पास वाला मरीज जो था उसको 2-3 बार मैंने उनको बोला कि मास्क लगाया, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि आखिर मास्क हटा, हम लोग वहाँ नहीं थे और ध्यान नहीं गया और उसकी जान चली गई। ये थी 8 तारीख की बात। 9 तारीख को रात को मैं अपने पापा को एमडीएम शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, और एमडीएम इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि बाथरूम बहुत गंदे थे एमजीएच के, संक्रमण और ज़्यादा फैल रहा था, और जो है व्यवस्था वहाँ पर कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। कोई तरह का ब्लड टेस्ट नहीं किया गया था, कोई तरह का एक्सरे नहीं लिया गया था, और कोई जांचें नहीं की गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक तो इंजेक्शन जो है, और बाकी जो कोविड नॉर्मल पेशेंट को देते हैं वो ट्रीटमेंट वहाँ पर दे दिया गया। जबकि मैं बार बार लगातार कह रही थी कि इनके लंग्स जो है वो कम काम करते हैं और ऐसे में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने जो है 9 तारीख की शाम को पापा को एमडीएम शिफ्ट किया। यहाँ पर मेरी संघर्ष की कहानी और भी ज़्यादा हो जाती है। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी भतीजी को मैंने भैया के पास रात को छोड़ा, और मैं पापा को, क्योंकि संक्रमण से बचाने के लिए, कोविड तो था ही लेकिन अदर जो संक्रमण व गंदगी, और बहुत ज़्यादा गंदगी थी, पास वाले बेड में इतने सीरियस पेशेंट थे, वो उनका जो है मतलब स्थितियाँ, क्योंकि बिल्कुल भी दूरी नहीं थी बेड में, और बहुत ज़्यादा संक्रमित जो वार्ड था,
ऐसे में मैंने MDM जो है पापा को शिफ्ट किया। आप MDM में स्थिति देखिए, MDM के वार्ड में जो कोविड वार्ड जनाना विंग जो है उसमें बना हुआ था। जैसे ही उसमें एंटर किया मैंने, पापा को ले जाके ट्रॉली वगैरह में वहाँ एंटर किया, मैं पहले ही वहाँ पे बोल चुकी थी क्वेरी पे कि मेरे पापा की स्थिति ख़राब है, उनके पहले ही से ही पल्मोनरी प्रॉब्लम है, 7 साल से चल रही है, आप थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और आप उनको ढंग से ट्रीट कीजिएगा। और ये चीज़ मैंने बता दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वार्ड में डाल दिया गया, मैं अंदर गई और लॉक लगा दिया गया। मैंने कहा ये क्या तरीका, मैं सामान भी नहीं लेकर आई हूँ बाहर से, आप मुझे लॉक लगा रहे हैं। तो बोल रहे कि कोविड वार्ड है, यहाँ लॉक रहेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कि आप बाहर नहीं आ सकते, आप जा नहीं सकते। मैंने कहा मान लिया, मेरा मास्क लगा है, मैंने सैनिटाइज़र यूज़ किया, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, आप लोग भी तो बाहर आना जाना कर रहे हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक ही है, ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। कि ठीक है, मतलब इतना गंदा बिहेव उनका, इतना गंदा बिहेव। कोविड वार्ड है तो इसलिए लॉक लगा दिया, कोई बाहर आ नहीं सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता। और जाते ही मैंने जब बोला, मैंने कहा ये मरीज़ जो है ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सीजन मास्क लेकर आइए। मतलब वहाँ पर जो MDM में ऑक्सीजन मास्क तक की सुविधा नहीं कि आपको ऑक्सीजन मास्क लाना होगा। हालांकि मेरा बेटा जो बाहर था, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ऑक्सीजन मास्क पहुंचा दे अंदर, क्योंकि मुझे बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो उसने ऑक्सीजन मास्क दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जितना चाहिए सैचुरेशन जितनी होनी चाहिए वो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर्स इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे। ऑक्सीजन जो फ्लो है वो, क्योंकि कोविड वार्ड ऐसा था जहाँ पर लंबे समय से कुछ भी नहीं गतिविधियाँ हो रही थी, वो बंद पड़ा था, सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन कोई देखने वाला वहाँ नहीं। बाथरूम की कंडीशन इतनी गंदी, वहाँ पर नए बाथरूम बने थे लेकिन इतनी गंदी कंडीशन में थे कि आप लोग विश्वास नहीं कर सकते कि ये सुविधा देने के लिए मुझे MDM भेजा गया। सीलिंग गिर गई बाथरूम की, कोई मरीज नीचे होता तो शायद वो कोविड से तो जो भी है स्थिति है, लेकिन वो सीलिंग गिरने से उसकी हालत और ख़राब हो जाती। मैंने हाथों हाथ फ़ोटो जो है CMHO साहब को भेजी, सारे अपने जितनी अप्रोच लगानी थी, क्योंकि मीडिया में थे, सबके जान पहचान थी, प्रिंसिपल को भेजी, कलेक्टर को भेजी, सबको भेजी। सेकेंड डे जो है मॉर्निंग में एक बार सफाई हुई बाथरूम की, और मैं बोलती रही रात भर कि ऑक्सीजन का फ़्लो नहीं है, ऑक्सीजन का फ़्लो नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नॉक करती, क्योंकि बाहर लॉक लगा हुआ है, मैं नॉक कर रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। जो अटेंडेंट रहते हैं वहाँ पर, जो नर्सिंग स्टाफ रहता है, वो अपना जो रूम है वो अंदर से बंद कर लेते हैं और कोई नहीं होता वहाँ से। वहाँ पे भी नॉक करते रहे, इधर भी नॉक, इधर भी नॉक, कोई सुनने वाला नहीं। कितनी ऑक्सीजन जा रही है, क्या जा रही है, कोई जिम्मेदार नहीं। मैं रात भर में, हालांकि बहुत आभारी हूँ MDM में विकास राजपुरोहित, डॉक्टर विकास राजपुरोहित की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। उनको हर पल की मैं खबर देती रही, उनको बोलती रही कि देखिए ये ऑक्सीजन का फ़्लो नहीं आ रहा है। मैंने आचार्य जी को फ़ोन लगाया, लेकिन सुबह जब है सीधा, मैंने आपको ये भी बता दूं कि मैंने CM के जो PRO है श्याम जी को एक एक डिटेल देती रही। लेकिन मॉर्निंग में जो है बाथरूम की सफाई हुई और ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर मुझे आके बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, ऑक्सीजन आ रही है, देखो हमारी इसमें शो हो रही है। मैंने कहा आपके इसमें शो हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मरीज़ के जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इनकी पल्स रेट अगर ऑक्सीजन हटाती हूँ तो कम आ जाती है और जो फ्लो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा। ये जद्दोजहद में मुझे 10-11 बज गई, लेकिन तब तक वो लोग नहीं आए। आखिर मैंने टेक्निकल स्टाफ को बुलाया, उसने जो वो ऑक्सीजन के लिए लगता है पंप टाइप कुछ लगता है, उसको चेंज किया, तब कहीं जाके ऑक्सीजन आई। मतलब रात भर मेरे पापा को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसमें उनकी कितनी हालत ख़राब हुई होगी, इसका जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। ये जो है स्थिति थी 10 तारीख की सुबह तक। 9 को मैंने रात को शिफ्ट की, पूरी रात में संघर्ष करती रही। 10 की सुबह की ये स्थिति थी, जब तक मुझे MGH से खबर आ गई थी कि मेरे भैया बहुत ज़्यादा सीरियस है और उनकी हालत बहुत ख़राब है, शायद वो नहीं बचे। मैं दौड़ते भागते, मैं बाहर जाना चाहूँ तो लॉक, कोई मतलब लॉक खोलने को तैयार नहीं है। फिर मैंने विकास राजपुरोहित जी से फ़ोन पे रिक्वेस्ट की, मुझे वहाँ जाना है। उन्होंने व्यवस्था करवाई बाहर निकालने के लिए। इसके लिए भी मुझे आधा घंटे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी बाहर निकलने के लिए भी, कि मेरे को वहाँ, क्योंकि मैं अकेली मेरे घर की एक सदस्य थी जो नेगेटिव थी, बाकी मेरे साथ बच्चे थे
और मेरे जो बड़े लोग जो है वो पॉजिटिव थे, ऐसे में कोई घर से आ नहीं सकता था। और मैं वो एमडीएम और एमजीएच के बीच चक्कर लगाना है, जो भी सुविधाएं चिकित्सा की मेरे परिजनों को मैं दिलवा सकती थी, मैं अकेले ही संघर्ष कर रही थी। और बाकी सब बच्चे थे, उनको इतना नहीं समझ आ रहा था। जैसे जैसे मैं लॉक खुलवा के बाहर गई हूँ, एमजीएच पहुँची, तब तक मेरे भैया की जो है वो डेथ हो चुकी थी। वो स्थितियाँ मेरे लिए इतनी संघर्ष भरी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से कैसे हो गया। पता चला कि इसके पीछे कारण क्या था, कि वही था कि उनका उस वक्त कोई अटेंडेंट उनके पास नहीं था। मेरा भतीजा जो है थोड़ी देर के लिए बाहर आया, उनका मास्क हट गया और कोई देखने वाला नहीं, और आखिर जो मेरे को डर था वही हुआ। ये इसलिए हुआ कि चिकित्सा की यह खामी थी कि वहाँ कोई भी अटेंडेंट वहाँ नहीं था। नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए था, और भी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक मतलब रूम में आप सीसीयू में मरीज को छोड़ देते हो, डॉक्टर दूसरे कैबिन में रहते हैं, ये कहाँ का न्याय है। कोई तो वहाँ होना चाहिए, कोई तो मॉनिटरिंग करे कि क्या मरीज की स्थिति क्या है। किसी भी कैबिन में जहाँ जहाँ मरीज है वहाँ पर एक भी अटेंडेंट नहीं, वो सेंटर में सब के सब वो अपने अपने कैबिन में। यही एक व्यवस्था जो है वो भारी पड़ गई, और वो मेरी जान जो है मेरे भाई की वो चली गई। मान लिया कोरोना था, मान लिया पॉजिटिव थे, लेकिन जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो ज़्यादा भारी पड़ी। हो सकता है कि वो और उससे संघर्ष कर जाते, जी जाते, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ की थी वो बहुत और बहुत उनकी जान पर भारी पड़ी। चलिए, एक सदस्य हम घर का खो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अब एक टारगेट था मेरे पापा को बचाना। मैं फिर ये पूरा सब संभाल के मैं रात को एमडीएम पहुँचती हूँ, तो एमडीएम में फिर वही बात कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मान लिया आप अंदर नहीं जाने दें, लेकिन चिकित्सा सुविधा तो पूरी दे जो अटेंडेंट, लेकिन ना तो वहाँ पे झांकते हैं ना देखते हैं, कुछ भी कोई तरह की व्यवस्था नहीं। फिर मैंने विकास जी से, आश्रय जी से निवेदन करके मैं वार्ड में पापा तक पहुँची। पूरी रात मुझे जगना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। आप फिर से सुनिए, जो ऑक्सीजन ज़रूरत है मेरे पापा को, वही चीज़ वहाँ अगर अस्पताल में नहीं मिले तो घर पे ही थे ना हम लोग। ये स्थिति थी कि वहाँ पे सप्लाई पूरी नहीं थी। पापा जो है थोड़ा सा भी वॉशरूम के लिए जाने के लिए हटाते ऑक्सीजन, सैचुरेशन 70। आप बिलीव कर सकते हैं 70 सैचुरेशन में कैसे इंसान जी सकता है। फिर मैं फ़ोन लगा रही हूँ नर्सिंग वालों को, मतलब डोर खटखटा रही हूँ कि आप लोग कोई व्यवस्था करिए, कोई यूरिनल या कुछ भी ऐसा कि बेड पर उनको यूरिन पास करवाया जाए या कुछ भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैंने रात के 12 बजे की फ़ोटो ली और मैंने सब कलेक्टर को और सबको भेजी। मैंने कहा ये स्थितियाँ हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ये आके चेक नहीं करते कि कितना सैचुरेशन चल रहा है। ठीक है, हम अटेंडेंट हैं, हमको पता है, लेकिन हमसे ऐसा बिहेव करते हैं वो लोग जैसे कोई हम लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो। मतलब इस तरह का बिहेव मैंने अभी मेरी मीडिया लाइन में मैंने मेडिकल की बीट संभाली है, लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी फेस की वैसे मैंने कभी फेस नहीं की। वो लोग मतलब आके झांकने वाले नहीं। 3 बजे तक मैं भगवान का नाम लेते रहते। मैंने कहा अगर पापा उस दौरान 10 बार मतलब टॉयलेट गए आए हैं, मेरे जान जो है वो हथेली पर रहती थी कि ये 70 60 यहाँ तक सैचुरेशन पहुँची थी। मैं कैसे उनको लेके जाऊँ टॉयलेट तक और कैसे लेकर आऊँ। सुबह 7 बजते ही मैंने जैसे जैसे सुबह हुई हर वक्त की मैं दरवाज़ा नॉक करती रही। इस बीच मैंने मेरे पास वो नंबर थे जो ऑक्सीजन जो प्लांट लगा था वहाँ पर एक अक्की करके लड़का है, वो काम करता है, मैंने उसके नंबर ले रखे थे। मैंने 3 बजे उसको फ़ोन किया। मैंने कहा आप लोगों की सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो बहुत कम हो चुकी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है मैडम, मैं वहाँ पे जो काम कर रहा है मैं उसको बोलता हूँ वो वापस फ्लो सही करे। जैसे तैसे करके उसने फ्लो सही करवाया। उससे निवेदन किया कि मेरे को एक यूरिनल चाहिए, क्योंकि मेरे पापा अगर ऑक्सीजन का जो है वो हटाकर जाते हैं तो उनका सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में कोई रिस्क लेना चाहती है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं कि उनको यूरिनल वही पास करवा सके या फिर कोई यूरिनल पॉट भी ला के दे दे। तो मैंने उससे बहुत निवेदन किया कि आप किसी को एक को भेजो जिससे मैं कुछ मंगवा सकूं। तो उसने रात को 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे एक ऐसी व्यवस्था की, किसी बंदे को भेजा। लॉक लगा हुआ था, वो ना अंदर आ सकता था ना मैं बाहर जा सकती थी, ना मैं बाहर जाके कुछ सामान लेके आ सकती थी। मतलब ऐसी स्थिति थी कि अब जान गई तब जान गई। बहुत मुश्किल से मैंने वो रात निकाली। एक सदमा तो था ही,
भाई के नहीं रहने का, और दूसरा जो है इन परिस्थितियों को झेलना मेरे लिए ऐसा मानसिकता जो हो गई मेरी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इस चीज़ों से मैं कैसे लड़ूँ। फिर उन्होंने दरवाज़ा से के नीचे से मैंने पैसे पकड़ाए उसको, और वो यूरिनल का पॉट जो है रात को 3 बजे मुझे ला के देता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोल के खींच के मैंने उसको अंदर लिया। मतलब ये क्या स्थिति है कि आप लोग मतलब वार्ड लॉक कर दे, बाहर आप अगर मरीज के बाहर जाने का है तो वहाँ पे गार्ड बिठाइए, लॉक करने की क्या स्थिति है? कोई जेल खाना है क्या? मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है कि कोविड पेशेंट है इसका मतलब आप लॉक कर देंगे, इमरजेंसी हो तो हम किसके पास जाएं, किसको कॉल करें। मैं रात भर मतलब सोचती रही कि किस तरह से मैं ये व्यवस्था सुधारूं, क्या करूं क्या नहीं करूं कि मेरे पापा की जान बच जाए। एक सदमा तो हम लोग पूरे परिवार को लग ही चुका है, अब मैं इसको कैसे कैसे इसको बचाऊं और क्या करूं। मेरे रात निकालना बहुत भारी पड़ गया। सुबह होती है, सुबह सुबह मैंने बात करती हूँ मैं जो है आश्रय जी से कि मेरा पापा की ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी वो जो नली लगाते हैं टॉयलेट के लिए वो मैं व्यवस्था करता हूँ और डॉक्टर को भेजता हूँ। 2 घंटे बाद अगर डॉक्टर आए, पहली बार पूरे वार्ड में डॉक्टर आके देखते हैं। एक बार औपचारिकता बस 9 तारीख को आते हैं, दूसरे दिन जो आसपास पे बेड पे सो रहे हैं उन्होंने कहा हम लोग 10 दिन से भर्ती है, हमको कोई देखने आने वाला नहीं है, उनकी क्या स्थिति है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इतने गंदे बाथरूम पड़े हैं, बाहर से बस जो चाय नाश्ता की भी क्या स्थिति है, बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि चाय चाय चाय, कोई पेशेंट खुद जाएगा चाय लेने के लिए? पेशेंट तक पहुंचाने की तक की व्यवस्था नहीं है। नाश्ता के लिए को तो कुछ नहीं, खाने की भी वो बाहर गेट से आवाज़ लगाते हैं पेशेंट उठ के जाए, जिसकी ऑक्सीजन लगी है वो कैसे जाए? और अटेंडेंट को अंदर आने देते नहीं है। लेकिन मैंने एक पल मेरे पापा को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति थी बहुत 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 लचर व्यवस्था। सेकेंड डे जब टीम आती है, क्या बोल के जाती जो वहाँ रेजिडेंट था कि ये नली हम लगा नहीं सकते, पतली नली हमारे पास है नहीं। आप बताइए, डॉक्टर जो है वो ये बोल के जाते हैं कि ये नली हम लगा नहीं सकते और पतली हमारे पास स्टॉक में नहीं है, बाद में देखेंगे। उसके भी 4 से 5 घंटे हो जाते हैं, मुझे पापा को यूरिन के लिए वैसे ही ले जाना पड़ता है ऑक्सीजन हटा के, क्योंकि कोई तरह की व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की। मैंने बोला एक मेल स्वीपर मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं बेटी हूँ, मेरे सामने पापा थोड़ा संकोच कर रहे हैं, आप लोग एक व्यवस्था करवा दीजिए कुछ, ताकि उनको बेड पर जो सुसु पार्टी का जो कर सके। लेकिन उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। आप करवा दीजिए, हाँ देख लीजिए, आप बाई जी से बात कर लीजिए, हमको पता नहीं, ये व्यवस्था थी। फिर मैंने सुबह सुबह जो है मुख्यमंत्री के पीआरओ से शर्मा जी से बात की, उन्होंने ओएसडी जो है उनसे बात की, वहाँ से जो यहाँ के प्रिंसिपल से बात हुई है, वहाँ से आश्रय जी से बात हुई है। इतना सब घटनाक्रम के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा करो वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करवा दे। उससे पहले से मैं लगातार जो है एम्स में एक बेड के लिए जो तरस रही थी ताकि पापा को सुविधा मिल जाए, उसके लिए भी लगातार जो है सारे संभव प्रयास कर लिए। जोधपुर के जो पूर्व जस्टिस गोपाल व्यास जी हैं, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। उनके प्रयासों से डॉक्टर विकास राजपुरोहित जो उन्होंने सहयोग दिया है एमडीएम में, उनके प्रयासों से और भी जो है मेरे अंकल हैं राजेंद्र व्यास जी, उन्होंने जो केंद्र में फ़ोन करके पीपी चौधरी जी ने मुझसे बात की, उसके बाद कहीं जाके एक बेड जो है पापा को अलॉट हुआ। लेकिन उससे पहले जो एम्स में बेड अलॉट होने से पहले मुझे वार्ड से आखिर आईसीयू में पापा को कुछ देर के लिए रखा गया। अब आईसीयू में भी जाने के बाद मैं लगातार मैं लगातार बोलती रही, मुझे एक मेल जो है स्वीपर दे दीजिए ताकि पापा को यूरिन जाना है। वो बार बार मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं उनको मास्क हटाकर नहीं लेकर जा सकती, हाई रिस्क पर है, सुनवाई नहीं। इसी दौरान आश्रय जी खुद जो है राउंड लेना है, लेकिन वार्ड के बाहर ही, ना आईसीयू में आए हैं ना वार्ड में आए, वार्ड के बाहर ही थे। मुझे बाहर बुलाया गया, मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा अभी जो भी व्यवस्था ठीक है, लेकिन मुझे मेन जो है व्यवस्था ये चाहिए कि पापा को बेड पे या तो यूरिन डिस्चार्ज करवाई जाए या फिर एक मेल अटेंडेंट दे दिया जाए ताकि वो ये चीज़ व्यवस्था कर दे। कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर को बुलाते हैं आईसीयू से, उनको आश्रय जी ने पूछा कि आप में ये जो है नली लगा दी? हाँ हमने लगा दी। इतना झूठ। और मैंने अंदर जाके देखा कोई नली नहीं लगाई। मैंने वापस आश्रय जी को बोला, मैंने कहा ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है इस हॉस्पिटल में। फिर भी कोई सुनवाई नहीं।
लेकिन वो बाद में जब डॉक्टर पे प्रेशर पड़ा, वो ज़बरदस्ती उसने लगाई, लेकिन इस तरह से थी कि पापा को इतना इरिटेशन, इतना ब्लीडिंग और ये हुआ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उन्होंने फिर हटवाई और आखिर वॉशरूम जाके ही उनको जो है यूरिन डिस्चार्ज करनी पड़ी और जो भी वॉशरूम जाके ही करना पड़ा। ये स्थिति थी कि मैं छोटी से छोटी व्यवस्था के लिए मैं लगातार इस प्रशासन से लड़ती रही। अब बात सुनिए, जब 2 बजे तक मुझे मालूम चल गया कि मुझे एम्स में बेड मिल गया है, अब मुझे चाहिए एम्बुलेंस ताकि मैं एमडीएम से एम्स में पापा को शिफ्ट कर सकूं। एम्बुलेंस मिलती है मुझे 6 बजे, 2 बजे से बात करते करते 3 बजे जैसे बात की है, 6 बजे करीब मुझे एम्बुलेंस मिलती है। जब मैंने फ़ोन सीएमएचओ साहब को बोला कि भाई मुझे एम्बुलेंस चाहिए कि क्यों, और वो भी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पापा को ऑक्सीजन ज़रूरी है। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में शिफ्ट होता है, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं। आप बोलिए, वो एम्बुलेंस वाले ने चालू कर दी, पहुंचा रहे, हम फटाफट पहुंचा देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पापा नहीं रह सकेंगे बगैर ऑक्सीजन के। आप सुनिए कि आ रही है ऑक्सीजन। मतलब इतना कन्विंस करना पड़ा, मैंने रुकवाई, मैंने कहा आप कुछ भी व्यवस्था करो, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए किसी भी हालत में। फिर उन्होंने एम्बुलेंस से नीचे टैंक कुछ है वो चेंज किया और ऑक्सीजन का वो फ्लो तेज किया, तब कहीं जाके पापा को ऑक्सीजन मिली और मैं एम्स शिफ्ट कर पाई। ये लड़ाई, ये संघर्ष मेरे 6 तारीख से लेकर जो 11 तारीख तक का रहा। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे मैं कितना मेंटली टॉर्चर हुई हूँ इस चिकित्सा विभाग की वजह से, और कितने मेरे घर के बच्चे और जो भतीजा भतीजी और ये लोग परेशान हुए हैं, वो जी जानता है। आप देखिए कि सीसीयू में अटेंडेंट नहीं होना, मतलब कि जो जाने जा रही है उसका मुख्य कारण यही है कि सीसीयू में एक भी अटेंडेंट नहीं है। अगर वो वहाँ पर मौजूद होता तो कम से कम ये देखा जाता कि वो मास्क हटा रहा है या नहीं हटा रहा है। मतलब मरीज में उस वक्त ये स्थिति नहीं होती है कि वो उस चीज़ को मतलब फेस कर पाए, उसके लिए वो नया होता है। वो इतना फ्लो नहीं जो है। मेरे भैया ने हालांकि शुरुआत के मतलब 8 तारीख को उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं लगा पाऊँगा, तो डॉक्टर ने उनसे लिखवा लिया कि आप लिख के दे दीजिए कि आप ये नहीं लगा पाएंगे। उनको इस चीज़ की जब नॉलेज ही नहीं थी कि क्या चीज़ है क्या नहीं, कितना आपको शरीर के लिए ज़रूरत है या क्या है, लेकिन डॉक्टर ने अपनी सेफ्टी पहले देखी और पहले उसको लिखवा के और उनसे साइन करवा लिया कि मेरे को ये नहीं लगवाना। लेकिन फिर भी मैंने जो है हाथ जोड़ के उनसे वो लगवाया कि ये आपके ऑक्सीजन के लिए है, बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा फ्लो वो जो है फेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अनकंफर्टेबल, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाई तो वो एक तड़प जो है वो लाजमी है एक जो पेशेंट की। लेकिन उसको भी वो लोग हल्के में ले रहे थे और वो जिम्मेदारी पेशेंट पे ही डाल रहे थे, अगर ये हटाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और क्यों नहीं आपकी जिम्मेदारी? क्या आपने डॉक्टरी इसलिए की है, मतलब अंतिम समय तक आप लोगों को पूरा प्रयास करना जरूरी है। वो तो ठीक है, वेंटिलेटर पे आ गए, वो निश्चित होता है कि हाँ ये पेशेंट तो जाएगा ही जाएगा। इतनी लापरवाही है सीसीयू में। अभी ये सब चीज़ मैंने आंखों देखी, मैंने खुद ने फील की, जब मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। हो सकता है कि मैं बाहर से ये सब चीज़ जानकारी मैं आप तक नहीं पहुँचा पाती, एक मीडिया में होने के नाते ये खबरें शायद मैं नहीं दे पाती, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है। इसी दौरान आप जब मैं बता दूं कि एमडीएम में जो मैंने हर पल जो है मैं आप बता दूं जो अव्यवस्थाओं से मैंने फेस किया है, अव्यवस्थाओं को जो मैंने झेला है, पल पल मैंने मतलब मर मर के जी हूँ। मैं सोची थी कि अब मेरे पापा के साथ क्या होने वाला है, वो स्थितियाँ थी। आम मतलब मीडिया में होने के बाद, इतनी अप्रोच लगाने के बाद मेरी ये स्थिति है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी ये आप खुद जो है इस चीज़ पर मतलब मेरी ये दास्तां सुनने के बाद एक अंदाज लगा सकते हैं। तो ये थी जोधपुर के में जो है सीएम जिस का गृह नगर है जोधपुर, और ये व्यवस्था जो है जोधपुर के अंदर चिकित्सा की है। आप देखिए कि कोई तरह की जो है कोविड पेशेंट हो जाना इन लोगों के लिए गुनाह हो गया है। वहाँ तक डॉक्टर जो है नज़दीक नहीं आते, और एमडीएम में तो और भी बदतर स्थिति है। मैंने जैसे 11 तारीख को जब मेरे पापा एम्स में शिफ्ट हुए, उसके बाद मेरी सांस में सांस इसलिए आ गई कि पापा की जो स्थितियाँ पहले से है उसको देख के उनको पूरा जो है ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों नहीं यहाँ पर ये सुविधा होती? क्यों नहीं जो मरीज की हिस्ट्री जानी जाती है कि इस मरीज को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये मेरी भतीजी रितिका है, और इसने बराबर मेरे साथ जो है अस्पतालों की जो अव्यवस्था है उनको फेस किया है।
इसके पिता की, हालांकि मेरे भाई और इसके पिता की जो डेथ 10 तारीख को हो चुकी है, आज जो है 6 दिन ही हुए हैं। उसका दुख तो है ही है, लेकिन उन सब दुख पर जो भारी है वो है अस्पताल की वेतन व्यवस्था। रितिका बताएगी आपको कि क्या क्या इसने उस चीज़ को फेस किया है। 2 मिनट में रितिका से भी बात करूँगी। रितिका बताओ कि जो जोधपुर में ये व्यवस्था जिस तरह से एमजीएच में तुमने फेस की है, वो दर्शकों तक पहुंचना, जोधपुर की जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रितिका बोहरा है। एमजीएच की व्यवस्था जो है, आपको हर कदम पे आपको डॉक्टर से, स्वीपर से, आप वहाँ तक कि वॉचमैन से भी आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे पापा को आके देखिए, डॉक्टर प्लीज़ ये करिए, डॉक्टर प्लीज़। इवन जो पास वाले जो पेशेंट है उनकी भी व्यवस्था हम जाके डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि डॉक्टर इनका मास्क हट गया है, डॉक्टर वो तड़प रहा है, उसका कुछ करिए। रात रात भर हम उनके पास में बैठते थे। उन्होंने हमको अप्रूव नहीं किया था कि आप उनके पास में नहीं बैठ सकते, पर फिर भी हम लड़ झगड़ के उनके पास में बैठे। कारण ये था कि अगर वहाँ से अटेंडेंट हम लोगों को दे दिया जाता, आज पापा मेरे अभी एम्स में हैं और मैं घर पे हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पूरी सुविधा है। अगर ऐसी सुविधा एमजीएच में होती तो हमको जो है सीसीयू में बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीसीयू में हम लोग इसलिए बैठे क्योंकि एक भी अटेंडेंट वहाँ मौजूद नहीं था। थोड़ा मास्क भी हट जाए तो कोई देखने वाला नहीं, और वही चीज़ हम लोगों ने फेस की। 8 तारीख को ये हुआ था कि पापा वेंटिलेटर नहीं लगवा रहे थे क्योंकि उसका प्रेशर बहुत हैवी था। पापा को नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ है क्या। पेशेंट को ना उन्होंने समझाया, उन्होंने डायरेक्ट आके ये चीज़ थोप दी कि आप ये लगाइए, आप लगाइए। हमको 8 तारीख के दिन हमको बाहर निकाल दिया कि आप लोग यहाँ पास में नहीं बैठ सकते। उन्होंने ये करा एमजीएच वालों ने कि पापा से उन्होंने साइन करवा लिया कि मैं वेंटिलेटर नहीं लगवाना चाहता हूँ। पापा से साइन करवाए, आप मरीज से कैसे साइन करवा सकते हैं? आपको जब रिलेटिव वहाँ पे खड़ा है, जब मैं वहाँ खड़ी हूँ, बुआ खड़े हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं साइन करवा रहे? मरीज को क्या पता है कि ये चीज़ क्या है? वो तो मेंटली डिप्रेस्ड हुआ है वो इंसान, तो आप कैसे आप मरीज से साइन करवा रहे हो? जंग लड़ रहे हैं, उसके बाद जो दबाव और वो सब कुछ एक माहौल जो था, जहाँ हम सोचते हैं कि हल्का बुखार भी हमारे घर में किसी परिवार के हो जाते तो हम कितना प्यार से उनको मतलब ट्रीट करते हैं, लेकिन वो जो दबाव था वो झेला हम लोगों ने। वो दबाव इतना मेंटली जो है हमारे सबके जो दिमाग में हावी हुआ है, वो जी जानता है कि हम लोगों ने किस तरह से उसको फेस किया है। 8 तारीख की रात को 3-4 बजे सुबह पापा के जस्ट पास में एक पेशेंट था, वो वहाँ पे 10 दिन से था, उसका मास्क हट गया था रात को। मास्क हटने पर मैंने जाके डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ये मास्क हट गया है, इसको सांस नहीं आ रहा है, आप कुछ करिए। डॉक्टर का 10 मिनट तक आने का कोई पता नहीं था। फिर ये हुआ, वो पेशेंट तो जो था वो तड़प तड़प के उसी टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर वो मर गया। और ये स्थिति हुई, मैंने देखी, उसका मास्क हटा हुआ था, डॉक्टर आया, उसका मास्क लगाया ताकि वो फ़ोटोज़ ले सके, मास्क उसका वापस लगाया है, उसका वेंटिलेटर जो था वापस ऑन किया है, उसको वेंटिलेटर पे डाला है, वो वेंटिलेटर पे नहीं, वेंटिलेटर पे डालने के बाद उसकी फ़ोटोज़ ली गई, मेरे सामने फ़ोटोज़ ली गई। उसकी डेथ सुबह 4 बजे हो चुकी थी। 4 बजे से लेके 12 बजे तक उसकी लाश हटाने का पता नहीं है, बॉडी नहीं हटाई गई। 12 बजे तक उसकी बॉडी नहीं हटाई गई। बॉडी जब वो लाश बन जाता है तो उसका वायरस और एक्टिव हो जाता है। हमको बोला जाता है कि आप पेशेंट के पास में नहीं रह सकते क्योंकि पेशेंट को हम रिस्क में नहीं डाल सकते क्योंकि वायरस आप लोग होता है, ये चलो हम चीज़ समझते हैं, पर आप लाश को आप 8-8 घंटे तक नहीं हटाओगे तो मतलब कोई पैक भी नहीं किया गया उसको, कुछ कोई भी तरह का नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बस भी ये नहीं है रहा। कि वो पॉजिटिव है और वो करीबन सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक वो बॉडी वहीं रही। आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही जो है सीसीयू में चल रही थी। 10 तारीख की रात को 3 बजे से लेके पापा का जो था वेंटिलेटर पे, यूँ तो नॉर्मली 100 आ रहा था उनका ऑक्सीजन, सैचुरेशन जो है, हाँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो मॉनिटर पे है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन के बावजूद भी जो उसमें 100 पर आया, लेकिन जो मास्क हटाने के बाद 70 के करीब जा रहा था। ये सिचुएशन थी पेशेंट की। उनका ये सिचुएशन आ गई थी कि वेंटिलेटर लगाने पर भी उनका 60-70 जा रहा था। डॉक्टर ने बोला था अब जब इनका वेंटिलेटर पे भी 60-70 आ जाएगा तो हम इनको नेक्स्ट प्रोसेस पे डालेंगे।
जो नेक्स्ट प्रोसेस में रहता है कि वो कृत्रिम नली लगा के श्वास की, हालांकि मुझसे साइन करवाए गए थे कि हम नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग ये जल्द ही लगाने वाले हैं कि सांस आइबुलेट करेंगे कृत्रिम नली डाल के, जो है श्वास की, और आगे हम लोग इसमें प्रक्रिया आगे चिकित्सा की बढ़ाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि जो भी प्रक्रिया है आपको सही समय पे लगती है आप शुरू करिए, और मैंने उसके लिए जो है साइन भी किए। मैंने कहा आप लोग शुरू करिए, जो भी प्रक्रिया समय रहते आप शुरू कर दीजिए। फिर ये हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला था 60-70 आती इनको नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे। मैंने जाके डॉक्टर को बोला, डॉक्टर पापा का 60 आ गया है, आप प्लीज़ नेक्स्ट प्रोसेस करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर आके मेरे को बोलते हैं, मैडम आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप अगर आपको सीसीयू में अलाउ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाइपर होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर पापा का यही था कि 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है। फिर उसके 2-3 घंटे बाद पापा का ये हो चुका था कि पापा पूरे शांत हो चुके थे, पापा की सांसें रुक चुकी थी। मतलब आप ये देखिए कि हाई फ्लो जो है ऑक्सीजन होने के बावजूद भी उनका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन थी वो 60 पर पहुंच चुकी थी। इसके रिक्वेस्ट करने के बाद भी पूरी रात जो है आइबुलाइज नहीं किया गया, उनको कृत्रिम नली नहीं डाली गई, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं पापा को लेके एमडीएम जा चुकी थी। तो पीछे की जो स्थितियाँ हैं वो इसने फेस की थी, मेरी भतीजी ने फेस की थी। लाइक वही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकती है। आगे क्या हुआ था रितिका, ये बताओ। मेरे बोलने के बाद भी डॉक्टर्स आते हैं और वो यही चीज़ बोलते हैं कि मैडम आप हाइपर मत हुइए, आप हाइपर मत हुइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा का वो 60 चल ही रहा था। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुनी मेरी, 60 पर ही रहा पापा का। और ये होता है कि 40 पे आते ही जो पेशेंट होता है उनका ब्रेन चला जाता है, और 20 पे आते ही उसकी सांस रुक जाती है। ये वहीं पे बताया गया था डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल ये बात हमको भी, मेरे को भी बताई थी कि भाई 40 और अगर इस पे आएगा तो ये रहेगा। हालांकि ऑक्सीजन कम होती है तो ये आपको हमको सबको पता है कि कितना रिस्की रहता है एक मरीज के लिए। तो हम लोग उसी जद्दोजहद में रहे और इसने रिक्वेस्ट भी की, इसने मुझे सब बताया कि ये सिचुएशन हो गई थी। फिर मॉर्निंग में 8 बजे तक यही चलता रहा। 8 बजे के बाद में मेरा भाई आ गया था हॉस्पिटल में पापा के पास में। मैं थोड़ा घर पे गई थी, भैया आ गया था 2 घंटे के लिए। ये हुआ था 8 बजे भैया आते ही पापा ने उसको कुछ काम बोल दिया था, तो वो 5 मिनट के लिए सिर्फ सीसीयू से बाहर गया था। वो बोल के गया था स्टाफ को कि आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए पापा का ध्यान रखिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ। पापा ने पीछे इतना हाई फ्लो था कि वो पापा से नली निकल गई वेंटिलेटर की, और वहाँ पे ये था कि पापा को वेंटिलेटर वापस लगाने के लिए वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था। पापा की जो नहीं ले पा रहे थे पापा ऑक्सीजन, उसके कारण पापा का 20 आ गया और पापा वहीं पे पापा की सांसें निकल गई थी। मतलब ये लापरवाही, अगर कोई अटेंडेंट वहाँ मौजूद होता तो कम से कम वो देखता कि ऑक्सीजन लगाना जो है, अगर मरीज अनकॉन्शियस है और उसने अगर उससे हट भी गया है तो वहाँ कोई अटेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्थितियाँ जो भारी पड़ गई हमारे परिवार के लिए, जो ये चिकित्सा की जो ये स्थितियाँ एमजीएच में थी वो कितना भारी पड़ गई, वो आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। हमने हमारे घर के सदस्यों को खोया है, इसने अपने पिता को खोया है। हम लोग उस सदमे से नहीं उबर रहे, लेकिन ये हमको वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ये पहुँचे जो है मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक ये चीज़ें पहुँचे कि क्या किस चीज़ की चिकित्सा, किस तरह से व्यवस्था जोधपुर में है, हम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो कई लोग जो है सीसीयू में हैं उनकी जानें बच सके, यही एक हमारा कारण है कि आप तक ये बात पहुंचाना कि बाकी जो चिकित्सा व्यवस्था के लिए जूझ रहे परिवार हैं, जो आम जनता है, उन तक सुविधा पहुंच सके, हमारा ये उद्देश्य है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो चिकित्सा के अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि हम लोगों ने किस तरह से ये फेस किया है, आम जनता किस तरह से ये व्यवस्थाओं को फेस कर रही है, और कुछ ये सुविधाएं जो बाकी बचे हैं उन तक पहुंच जाए और कई परिवार की जो है उनके सदस्य